चलिए भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का परमार एसएससी पर। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है और जैसा कि हम लोग देख पा रहे होंगे कि सीएचएसएल का काफ़ी अच्छे से सभी लोगों का एग्ज़ाम गया होगा। आई होप सभी को भाई गुड इवनिंग। एक बार सभी क्लियर करेंगे, क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आपके पास? तो आज काफी बिल्कुल दिनों के बिल्कुल बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है। वॉइस बिल्कुल प्रॉपर आ रही है आप सभी की। चलिए भाई, आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाएंगे एक बार। आकाश, अंशु सर, ये क्लास एससीएम के लिए बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले सभी का डाउट ये है, क्या ये क्लास यूट्यूब पर रहेगी? बिल्कुल, ये क्लास यूट्यूब पर अंत से अनंत तक बनी रहेगी। ठीक है, इसको प्राइवेट नहीं किया जाएगा। सभी को भाई गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। काजल, धनंजय, फिजिक्स डीमेस्टिफाइड, क्या नाम रखते हो भाई? इमोर्टल, सपना, उबैद, साई किशोर, राजा पांडे, उबैद, बशीर, हेलो। चलिए भाई, सभी को भाई हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर का जो मॉक टेस्ट सीरीज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग टोटल 10 मॉक टेस्ट करेंगे और ये टोटल डेडिकेटेड होगा सीजीएल टीयर 2 के लिए, जो कि हमारा जनवरी में शायद 16, 17, 18 या 18 से शुरुआत हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा डेट में कंफ्यूज हूँ, लेकिन इसी डेट में आपका जो है वो मेंस होने वाला है। ठीक है, 3 दिन चलेगा आपका मेंस। गुड नाइट सर, बाय। चलो भाई, जा सकते हो आप, बहुत जल्दी गुड नाइट कर लो और निकल लो बहुत जल्दी से। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। आई एम फ्रॉम कश्मीर। चलो भाई, कश्मीर से भी आपको बहुत ही ढेर सारा प्यार, जो कि आप इतना मन लगा के पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, एनटीपीसी में काम आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक, चलिए भाई शुरू किया जाए। मॉक टेस्ट नंबर 1 रहने वाला है, जो टोटली डेडिकेटेड होगा सीजीएल टीयर 2 के लिए। ठीक है, सभी का वेलकम एक बार फिर से है। ठीक है, मैं थोड़ी सी बातें कुछ आपके साथ शेयर कर दूं, कुछ चीज़ें जो है वो मैं क्लियर कर दूं। देखिए, हमारा जो सीजीएल है हमारा, ठीक है ना, वो जनवरी में लगा हुआ है, जैन मिड में, आई थिंक 15 जैन के बाद। ठीक है ना, 15 जनवरी के बाद। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, कोई कमेंट करेगा डेट कहाँ कब से शुरू है। ठीक है, अगर मैं आज की डेट की बात करूं, 12 दिसंबर हो रहा है। ठीक है, अगर मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो टोटल आपके पास 1 महीना अभी भी है। ठीक है ना, 1 मंथ आपके पास अभी भी है। अगर किसी को अभी भी कंप्यूटर में अगर कोई समस्या है, उसको लगता है नहीं मैं कैसे करूंगा, इतने समय में मुझे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो मैंने परमार एकेडमी एप्लीकेशन बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है, एक कोर्स लॉन्च किया था जिसका नाम था पीसी बैच। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के आई थिंक 18 से 19 क्लासें हैं, सिर्फ और सिर्फ 18 से 19 क्लासें हैं। और 18 से 19 क्लासेस में पूरे कंप्यूटर को जो है मैंने फिनिश किया है। बात आ रही समझ में? पूरे कंप्यूटर को मैंने फिनिश किया है। तो एक तो आप ये अपना सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से आप पूरा अच्छे से अपना तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास पूरा 1 महीना है शेष। अगर फिलहाल आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन लगता है आपको अगर अभी भी डाउट है, तो आप एक तो ये प्रेफर कर सकते हैं। दूसरा, मैंने 1-2 वन शॉट क्लास ली है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, उसको जरूर देखना, उसको मिस मत करना। वो भी आपकी यूट्यूब पर पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है। बाकी सभी क्लासेस प्राइवेट होके वो एप्लीकेशन में चली जाती हैं। शानदार तरीके से नोट्स, एमसीक्यू सारे के सारे जो हैं वो बैच में आपको मिल जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक, तो एक तो आप ये भी अभी अडॉप्ट कर सकते हो। दूसरा, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, जिसमें जो है वो टोटल 10 मॉक होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, आपके पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, बट निगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक, तो आज हमारा सेट नंबर है 1 और टोटल हम सेट करेंगे 10। एक सेट में 30 क्वेश्चन आपके हुआ करेंगे। ठीक है ना, 30 क्वेश्चन हुआ करेंगे, यानी कि टोटल हम लोग 300 क्वेश्चन कर जाएंगे। 300 क्वेश्चन के साथ साथ जो क्वेश्चन के साथ हमारा जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन होगा, वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, नोट्स अपने बनाते रहना। ठीक है, क्लास आपकी पब्लिक बने रहेगी। इसकी पीडीएफ जो है
सारी चीज़ें मैं बता दूं कि क्लास में फिर बाद में डिस्टर्बेंस ना हो। पीडीएफ जो है वो उसकी टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। किस टेलीग्राम में? परमार एसएससी, ठीक है ना। जो परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, ठीक है, क्लास के बाद। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से हमको बचे हुए समय को यूटिलाइज करना है। आप बाकी सब्जेक्ट को बड़े अच्छे से फोकस करते रहिए, लेकिन कंप्यूटर को इग्नोर नहीं करना, ठीक है ना। अगर इग्नोर किया, बहुतों ने पिछली बार इग्नोर किया था, वो बहुत पछताए थे, ठीक है। तो इग्नोर नहीं करना है, सारी चीज़ों को आप, जैसे मैथ हुआ, जीके हुआ, इंग्लिश हुआ, आप पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना, इसको भी साथ साथ पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए भाई शुरू किया जाए। तो आता है आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन। अमन सर एनटीपीसी के लिए क्या करूं? अच्छा, एनटीपीसी के लिए भी आप इस क्लास को भी, इस मॉक को भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। हालांकि जो एनटीपीसी हो इसका देखो लेवल के अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ों को लेके चल रहा हूं। अगर आप कहेंगे दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस का भी कैलेंडर जो है वो रिलीज हो चुका है, उस पर भी हम लोग जल्दी से क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अभी उसके लिए समय है। तो उसमें क्या होता है कि आपका एमएस ऑफिस बहुत भरपूर मात्रा में पूछा जाता है, उसका पैटर्न अलग हो गया, इसका अलग हो गया। तो यहाँ सीजीएल के बेस पर ही चीज़ों को क्लियर कराया जा रहा है। आप और आपके पिताजी कैसे हैं? बिल्कुल मैं भी फिट हूँ, पिताजी भी सही हैं, सभी लोगों का आशीर्वाद है, ठीक है सब लोग। चलिए भैया बहुत देर ना करते हुए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताएंगे सभी आंसर क्या होगा। जितने लोगों ने पीसी बैच को कर रखा था, ठीक है, उनसे उम्मीद यही होगी कि सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूटिलाइज्ड फॉर मैनेजिंग एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन एंड एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज। जब मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ाया था, यानी कि जब सॉफ्टवेयर की चैप्टर की चर्चा की थी, ठीक है, तो देखिए भाई कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात हो रही, इज यूटिलाइज फॉर मैनेजिंग एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन। जब डेटा को मैनेज करने की बात हो, जो भी आप डेटा कलेक्ट करते रहते हो, तो उसको आप बोलते हो क्या? डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो तीसरा आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल सभी का तीसरा ऑप्शन सही है। अगर मैं एमएस ऑफिस में बात करूं, तो एमएस ऑफिस के अंदर डेटा बेस जो सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा होता है? एक्सेस, ACCESS, ठीक है। एक्सेस नाम का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। वहीं अगर मैं लिब्रे ऑफिस में बात करूं, ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस में उसको जाना जाता है बेस नाम से। किस नाम से? बेस नाम से। ज़्यादा मैंने आपको पहले से बता रखा है, ठीक है। जब हम वर्ड पढ़ते हैं तो वहीं पर, और एमएस ऑफिस के अंदर ही ये वर्ड आ जाता है और पावर पॉइंट आ जाता है, ठीक है ना। ये किसके लिए होता है? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, और ये प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। साथ ही साथ इन सारे क्वेश्चंस को भी करते हुए चलेंगे। पावर पॉइंट जो है किसके लिए होता है? प्रेजेंटेशन के लिए होता है। और जो एमएस वर्ड में, एमएस ऑफिस में जो वर्ड होता है आपका एमएस वर्ड, वो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है। बात आई समझ में? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, वहीं अगर लिब्रे ऑफिस में बात करें तो यही वर्ड जो है वो क्या कहलाता है? राइटर कहलाता है, ठीक है। और पावर पॉइंट को बात करें तो ये इम्प्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्प्रेस कहलाता है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में ये दूसरे नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, उम्मीद करेंगे पहला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर कुछ और सॉफ्टवेयर की बात करूं, एक आपका होता है MySQL, ठीक है, ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट के साथ काम करता है, ठीक है। एक होता है आपका MongoDB, ठीक है, ये भी आपका डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। सर प्लीज टेल मी, ये मॉक यूट्यूब पर बिल्कुल रहेगा, ठीक है। बीच में इन सब चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करना है, सारे मॉक आपको अवेलेबल बने रहेंगे, कोई भी हाइड नहीं किया जाएगा। चलो भाई दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्चा यूज्ड इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। जब हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो आपने बहुत बार इसका यूज किया होगा, ठीक है। जब आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो, ठीक है, किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हो या टिकट बुक कर रहे होते हो,
आपको इस कैप्चा से जरूर सामना करना पड़ता है। तो इस कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, और इसका यूज क्यों किया जाता है उसको भी हम लोग जानेंगे। बिल्कुल इस बार सिस्टम फाड़ देंगे, ठीक है, सिस्टम नहीं पेपर को बिल्कुल फोड़ के आना है, ठीक है, सिस्टम तो फटेगा ही फटेगा। सर क्या आप MS एक्सेस, देखो MS एक्सेस आप क्यों पढ़ोगे जब एग्जाम में आना है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था जो मेरी इंट्रो क्लास हुई थी कि ना मैं कालिदास बन पाया हूं ना मैं आपको कालिदास बनने दूंगा। बस इसी बात को ध्यान रखना, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, जब MS एक्सेस से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता तो काहे पढ़ोगे भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देंगे। बहुत लोगों का जवाब आया 4 आया, कोई 1 दे रहा है, कोई B दे रहा है, ठीक है, काफी लोग कंफ्यूज्ड हैं। जब हम कैप्चा की बात करते हैं, ठीक है, जब हम कैप्चा की बात करते हैं तो कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या C फॉर कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट, ठीक है, बात आई समझ में। अब देखो जैसे आप कोई भी साइट फिल कर रहे होते हो, किसी साइट पर लॉगिन करते हो, कहीं टिकट बुक करते हो, ठीक है, ICRTC से, तो आपको यहाँ पर इस तरीके का जो है वो इस तरीके का इंटरफेस से आपने कई बार सामना करना पड़ता होगा, इसी को आप कैप्चा बोलते हो। अभी ये यूज क्यों किया जाता है, ये यूज इसलिए किया जाता है, ठीक है, ये कंप्यूटर को ये बताता है कि ऐसा तो नहीं है कोई रोबोटिक मशीन के द्वारा आप मल्टीपल टाइम्स उसमें लॉगिन कर रहे हो। तो उससे बचने के लिए ये एक तरीके से एक सिक्योरिटी मेजर है, ठीक है, एक तरीके से क्या एक सिक्योरिटी मेजर के लिए इसको बनाया गया है, ताकि अब देखो इस तरीके की लैंग्वेज जो है वो मशीन कोई नहीं समझ पाएगी, ठीक है, इस तरह की लैंग्वेज को एक ह्यूमन ही समझ पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हो गया ऐसा तो नहीं है किसी का मल्टीपल टाइम एक्सेस हो रहा है किसी मशीन के जरिए, किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, तो आप एक ही बार में, जैसे टिकट बुक करने की बात हो, अगर ये कैप्चा नहीं होगा तो मल्टीपल टाइम्स कोई भी सॉफ्टवेयर बना के उस पर लगातार सारी टिकट्स को बुक कर सकता है। अगर कैप्चा को इसमें इनबिल्ड किया गया तो पहले कैप्चा भरो। अब कैप्चा जो है वो कोई भी सॉफ्टवेयर इस तरीके का नहीं पढ़ पाएगा, ये ह्यूमन ही पढ़ पाएगा। तो जब तक इस कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि ये कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू फिल कर रहा है या फिर कोई ह्यूमन, ठीक है ना, कोई ह्यूमन, इसलिए इस कैप्चा का यूज किया जाए ताकि कोई इलीगल एक्सेस ना हो पाए। बात आ रही है समझ में? तो कैप्चा क्या है, इज अ सिक्योरिटी मेजर दैट प्रिवेंट्स ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम एक्सेसिंग अ वेबसाइट और एप्लीकेशन। जब आप किसी एप्लीकेशन पे भी लॉगिन करते हो तब भी आपसे कैप्चा पूछा जाता है, ठीक है। तो कैप्चा का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हाउ कैन यूजिंग अ स्माइली और इमोजी हेल्प रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग इन इंस्टेंट मैसेजिंग। जब आप, आजकल तो ये ट्रेंड हो गया है, जब भी आप व्हाट्सएप पर चैट करते हो या फिर किसी भी मल्टीमीडिया के फॉर्म में जब आप एक दूसरे से चैट कर रहे होते हो, तो अपनी फीलिंग्स को आप एक इमेज के थ्रू दर्शाना चाहते हो, उसी को कहते हैं हम लोग इमोजी या फिर स्माइली, ठीक है। जैसा कि आप कमेंट में असॉल्टर ने देखो हंसने वाला स्माइली भेजा है, ठीक है, तो ये क्या है, अपनी इन्होंने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है कि अभी जो है इनके अंदर गुदगुदी हो रही है, हंसी मजाक चल रहा है, तो इन्होंने ये एक्सप्रेस किया, यानी कि इस इमोजी से पता चला कि सामने वाला खुश है। किसी ने सैड इमोजी भेज दिया, इसका मतलब सामने वाला दुखी है। तो अपने इमोशंस को एक इमेज के जरिए जब आप दर्शाते हो, ठीक है, तो वो स्माइली कहलाता है। बात आई समझ में, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए भाई, कह रहा व्हाई रिप्लेसिंग वर्ड्स दैट कुड बी मिस इंटरप्रेटेड, कह रहा व्हाई शॉर्टनिंग द मैसेज कंटेंट, ये भी बात नहीं बनेगी भाई, ठीक है, ये भी नहीं बनेगा। कह रहा व्हाई क्लैरिफाइंग द सेंडर्स नोट और इमोशनल इंटेंट, बिल्कुल ये क्लैरिफाई करता है कि जो सेंडर की जो उस समय का जो टोन है, उस समय की उसका जो फीचर है, ठीक है ना, वो उस समय क्या सोच रहा है, किस पर्पस से उसने इस इमेज को भेजा है, तो वही दर्शाता है, ठीक है। यानी कि इमोशनल इंटेंट उस समय की, उस पर्सन की क्या रही होगी,
इस इमोजी से यही पता चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। कह रहा वाई एलिमिनेटिंग द नीड फॉर रिस्पॉन्स, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही जवाब होगा, पहली बात। ठीक है ना, बिल्कुल मेंस हो जाएगा, बिल्कुल। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में चीजें बताई उसको भी फॉलो करिए, साथ साथ इसको भी आप फॉलो करते चलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। आई बात समझ में? देखो भाई, आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर इस तरीके के जो सिंबल्स का जो यूज होता है, ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है इमोजी, ठीक है। अगर इमोजी की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें, ये 1999 में सबसे पहले, ठीक है ना, जापानीज, ठीक है ना, जापानीज एक आर्टिस्ट ने तैयार किया था, जिसका नाम था, ये नाम आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैं बस आपको बता दूं, ठीक है, सिगेतका क्यूरिटा, ठीक है, बस ये नाम है, आप याद रखिएगा। इसने ये तैयार करिए थे, एक ये मोबाइल कंपनी थी डोकोमो, आपने पहले सुना होगा, ठीक है ना, उसके लिए उसने ये लिस्ट जो है वो इमोजी की तैयार की थी, ठीक है। ई फॉर जापानीज में अगर हम बात करें तो ई फॉर होता है पिक्चर, ई वर्ड से था पिक्चर, और इमोजी फॉर कैरेक्टर, ठीक है। ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड इन गूगल क्रोम टू ओपन अ लिंक इन अ न्यू विंडो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। सर क्या क्वेश्चन किसी एग्जाम में आए हुए हैं या आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस खुद फ्रेम कर रहे हो? ठीक है, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, साथ में उसका जो एक्सप्लेनेशन है, कई सारी चीजें आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? आर्यन पटेल ने देखो पकड़ लिया, ठीक है, आर्यन पटेल ने पकड़ लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे सभी। कह रहा कि अगर आप कोई भी क्रोम में कोई भी लिंक पर क्लिक करते हो, तो आप चाहते हो कि उस या तो उसी लिंक में खुले, उसी विंडो में खुले, या उसी टैब में खुले, सॉरी, या फिर नई टैब में आप उस लिंक को खोलना चाहते हो। जब आप खोलना चाहते हो टू ओपन इन अ न्यू लिंक, तब आप उस लिंक पर क्लिक तो करोगे, लेकिन कंट्रोल के साथ जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप एक नई विंडो में ओपन हो जाओगे। मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिलेगा। मैंने क्या किया, मैंने एक व्हाट इज कम्युनिकेशन, मैंने इस चीज को सर्च किया, सपोज दैट, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने इसको सर्च किया। अब अगर मैं सिंपली इस लिंक पर क्लिक करूं, मैं कंट्रोल के साथ नहीं कर रहा हूं, मैंने इसी पे क्लिक किया, तो देखो ये इसी सेम विंडो में जो है वो सेम टैब में ओपन हो गया। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करूंगा, देखो ये नई विंडो, नई टैब में खुला, इसमें नहीं खुला, इसमें खुला। तो इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ? बात आई समझ में कि अगर आप किसी भी लिंक को नई टैब में खोलना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ उस पर लिंक पर क्लिक कर दो, अन्यथा नहीं, ठीक है। शिफ्ट के साथ कोई इशू नहीं है, अगर आप उसी में करना चाहते हो तो आप उसी टैब में खोलना चाहते हो तो सिंगल क्लिक ऑन अ लिंक टू ओपन इन सेम टैब, ठीक है ना। सेम टैब में अगर आप ओपन करना चाहते हो तो आप इसी पर क्लिक करोगे, कंट्रोल के साथ अगर आप लिंक पर क्लिक करो तो नई टैब में खुल जाएगा। ऑल क्लियर? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ कभी कभी आपसे कई सारे शॉर्टकट पूछ लिए जाते हैं, जल्दी से कमेंट में बताएंगे, जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि डाउनलोड के लिए क्या शॉर्टकट होता है। जल्दी से बताओ, डाउनलोड के लिए क्या शॉर्टकट होता है। वहीं बुकमार्क लगाने के लिए क्या शॉर्टकट होता है। इनकॉग्निटो के लिए क्या शॉर्टकट होता है, इनकॉग्निटो मोड। जल्दी से बताओ इन सभी के शॉर्टकट, ठीक है। और न्यू टैब ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट होता है, जल्दी से बताओ, इन चारों के शॉर्टकट बताओ क्या होता है। देखिए भाई, जब भी हम डाउनलोड की बात करते हैं तो डाउनलोड के लिए क्या होगा,
कंट्रोल प्लस जे होगा। बुकमार्क की हम बात करेंगे तो कंट्रोल प्लस डी होगा। डी फॉर डाउनलोड मत कर देना, बुकमार्क के लिए क्या होता है कंट्रोल प्लस डी। इनकॉग्निटो की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। वहीं न्यू टैब की बात करेंगे तो कंट्रोल प्लस टी हो जाएगा। याद रखिएगा न्यू टैब के लिए एन नहीं प्रेस करना है, न्यू प्रेस कर दोगे। कंट्रोल प्लस अगर आपने एन प्रेस किया, कंट्रोल प्लस अगर आपने एन प्रेस किया तो न्यू विंडो खुल जाएगी, न्यू विंडो, ठीक है ना। बात आई समझ में। तो ये कई सारे शॉर्टकट्स भी हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। हिस्ट्री के लिए बताओ जल्दी से क्या होता है, ठीक है ना। हिस्ट्री के लिए क्या होता है कंट्रोल प्लस एच। अगर आपने अपनी हिस्ट्री को देखना चाहते हो कौन कौन से समय पर कौन कौन सी वेबसाइट पर विजिट किया, क्या क्या ओपन किया, तो वो हिस्ट्री में आपका रिकॉर्ड होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ब्रॉडबैंड एंड डायल अप इंटरनेट कनेक्शंस। जब मैंने इंटरनेट वाला चैप्टर पढ़ाया था टाइप्स ऑफ कनेक्शन में आपको इस चीज़ों को बताया था कि कौन सा ब्रॉडबैंड कौन सा डायल अप कनेक्शन किस तरीके से होता है। जल्दी से बताएं क्या अंतर होता है। देखिए भाई पढ़ेंगे सबसे पहले कह रहा ब्रॉडबैंड इज ओनली अवेलेबल इन अर्बन एरिया। ऐसी तो कोई बात नहीं है, रूरल एरियाज में भी ब्रॉडबैंड अवेलेबल है। वाइल डायल अप इज अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है। ये बेस्ट जो डिफरेंस है वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ठीक है, पहले वाले की अगर हम बात करें। दूसरा पढ़ लेते हैं डायल अप यूजेज अ टेलीफोन लाइन वाइल ब्रॉडबैंड यूज वेरियस टेक्नोलॉजी फॉर हायर स्पीड्स, ठीक है। इसको अभी हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। डायल अप रिक्वायर्स अ केबल कनेक्शन वाइल ब्रॉडबैंड डज नॉट, ये भी नहीं होगा। ब्रॉडबैंड इज स्लोअर देन डायल अप, ऐसा भी नहीं, ठीक है। डायल अप यूजेज अ टेलीफोन लाइन, बिल्कुल सही बात है। वाइल ब्रॉडबैंड यूजेज वेरियस टेक्नोलॉजीज फॉर हाईएस्ट स्पीड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा फिफ्थ का दूसरा, ठीक है। सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। अनुष्का, गायु, श्वेता, रघु, दीपांकर, जोया, यशिका, ठीक है बिल्कुल। फिफ्थ का आंसर क्या होगा सेकंड नंबर हो जाएगा। फिफ्थ का आंसर क्या होगा सेकंड नंबर हो जाएगा। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा रिव्यू डाल लेते हैं। जब हम डायल अप कनेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो डायल अप कनेक्शन कब स्टैब्लिश होता है आपके कंप्यूटर और आईएसपी के द्वारा यूजिंग मॉडेम, ठीक है। डायल अप कनेक्शन थोड़ा सा चीप होता है, स्लो होता है। टू एक्सेस द इंटरनेट कनेक्शन इन द डायल अप कनेक्शन वी नीड टू डायल अ फोन नंबर, ठीक है। आपको एक फोन नंबर की जरूरत पड़ती है इसको स्टेब्लिश करने के लिए। इन दिस कनेक्शन वी कैन यूज आइदर एन इंटरनेट कनेक्शन और टेलीफोन लाइन, ठीक है, एट अ टाइम। इंटरनेट कनेक्शन को भी आप यूज कर सकते हैं और टेलीफोन को भी आप यूज कर सकते हैं। बात आई समझ में। तो ये तो हो गया आपका डायल अप कनेक्शन। हिंदी वाले देख लेंगे। कुछ इस तरीके का होता है डायल अप कनेक्शन, यानी कि आपके सिस्टम के साथ में ये लग जाता है मॉडेम, ठीक है, और टेलीफोन लाइन के थ्रू इंटरनेट से भी कनेक्ट हो जाता है। दैट वन इज डायल अप कनेक्शन। क्लियर। भाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है फास्ट होता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो होता है वो हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी टेलीफोन कनेक्शन, इसमें किसी भी प्रकार की टेलीफोन कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन्हीं स्टेटमेंट बेस्ड पे ही तो क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपने ये सारा कुछ पढ़ा होता तो आपने ये क्वेश्चन जो है वो कर लिया होता, और ये CHSL मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। CHSL मेंस 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर जिसने पढ़ा होगा तो वो कर लिया होगा। इन दिस कनेक्शन मोर देन वन पर्सन कैन एक्सेस द इंटरनेट कनेक्शन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इन दिस कनेक्शन मीडियम यूज्ड भी कोएक्सियल केबल थ्रू हो सकता है, फाइबर थ्रू हो सकता है, रेडियो वेव्स या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देख रहे हो कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है वो राउटर के साथ में, ठीक है, इंटरनेट की सारी सेवाएं जो है तमाम सारे कंप्यूटर के साथ आप अटैच कर पाओगे। DSL की बात करें, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है, एक तरीके और अलग तरीके का कनेक्शन होता है। DSL बोले तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इट प्रोवाइड्स एन इंटरनेट कनेक्शन थ्रू द टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन के थ्रू ही आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देंगे सभी। आंसर क्या होगा जल्दी बताओ सभी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी। इनमें से कौन सी एक वैलिड ईमेल आईडी नहीं है। मैंने आपको रूल्स बताए थे, यानी कि हमारा सबसे पहले क्या होगा यूजर नेम होगा,
और उस यूजर नेम को सेपरेट किया जाएगा @साइन से, और इधर हमारा होगा डोमेन नेम। ठीक है ना। तो देखिए जरा सक्सेस डॉट, सभी लोग आंसर देंगे, मुझे पता था काफी लोग यही करने वाले हैं। ठीक है ना। देखो ऑब्जर्वेंट लेंस ने आंसर दे दिया 5 की सारी मेल जो है वो वैलिड हैं। ठीक है, सारी मेल। जोया ने भी गलत कर दिया, और किसने गलत किया है? आशीष ने भी गलत कर दिया, निमिषा ने भी गलत कर दिया। भाई ये गलत क्यों दे रहे हो आंसर? हो गए ना, कन्फ्यूजिया गए। ठीक है ना, कन्फ्यूजिया गए। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने रखा ताकि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर होगा। ऑल वैलिड लग रहा है, कैसे लग रहा है? अभी रुको, देखो इनवैलिड करते हैं हम इसको। जब हम यूजर नेम की बात करते हैं तो यूजर नेम में आप A to Z, ठीक है, A to Z नंबर इस्तेमाल कर सकते हो। आइदर दे आर इन लोअर केस और इन अपर केस, फर्क नहीं पड़ता, मुझको फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे होगे मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो इसको, ठीक है ना, ईमेल सर्वर को फर्क नहीं पड़ता कि वो लोअर केस में है या फिर अपर केस में है। तो याद रखिएगा कि A to Z या फिर आप स्मॉल लेटर्स में यूज कर सकते हो या फिर आप कैपिटल में यूज कर सकते हो, ये आप वैलिड है। क्लियर है। वहीं पर आप 0 से लेकर 9 तक नंबर भी यूज कर सकते हो, और एक और यूज कर सकते हो, दैट वन इज, इसको या फिर डॉट बोल लो या फिर इसको पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीरियड। इसके अलावा जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं, ठीक है ना, स्पेशल कैरेक्टर हैं, स्पेशल कैरेक्टर जो भी हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। जैसे आपका अंडरस्कोर हो गया, डैश हो गया, एम्परसेंट साइन हो गया, ठीक है ना, ग्रेटर देन लेस देन हो गया, ठीक है, ये स्टार साइन हो गया, डॉलर हो गया, हैशटैग हो गया, ये सब स्पेशल कैरेक्टर इसमें यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है। तो अब जरा सभी को देखते हैं बारी बारी से। देखो सक्सेस, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये स्मॉल में है या लोअर में, तो इसको इग्नोर करो। तो देखो success.institute@gmail.com बिल्कुल सही ईमेल, वैलिड ईमेल आईडी है। success@gmail.com ये भी वैलिड है, स्मॉल हो गया तो क्या हुआ? फिर कह रहा है कि सक्सेस, अब ये देखो बीच में ये सक्सेस तो है, लेकिन बीच में इसने किसका इस्तेमाल कर लिया? डैश साइन का यूज कर लिया, और जबकि ये डैश जो है वो आ जाता है आपका स्पेशल कैरेक्टर में, तो ये वैलिड ईमेल आईडी नहीं है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, success@gmail.com ये भी वैलिड है। ऑल आर वैलिड ईमेल आईडी, सभी वैलिड ईमेल आईडी नहीं है। ठीक है, इन चारों में से तीसरा जो है वो वैलिड नहीं है। मुझे बात समझ में आई? ठीक है, फादर ऑफ रे टॉमिल्सन, बिल्कुल फादर ऑफ ईमेल जो है वो कौन है? रे टॉमिल्सन है। ठीक है, सी, ओके, बिल्कुल तीसरा जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। बात आई समझ में? ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा कौन सा पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया गया था? बताएंगे सभी भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब क्या होगा? तो प्लेलिस्ट में हिडन वीडियोज हैं वो आप एप्लीकेशन से पीसी बैच से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, देख लिए भाई। देखिए भाई, चार्ल्स बेबेज की अगर हम बात करें, चार्ल्स बेबेज की अगर बात की जाए, ठीक है, तो एक तो इन्होंने बनाया था आपका एनालिटिकल इंजन, ठीक है, और दूसरा बनाया था आपने इन्होंने डिफरेंस इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन कब बना था इनका? 1892 में। ठीक है, वहीं डिफरेंस इंजन 1822 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा एनालिटिकल इंजन। 4 क्यों बता रहे हो? 4 क्यों बता रहे हो भाई? चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था भैया, कहाँ सो रहे हो? आ जाते हैं भाई। देखो अब इनिएक क्या है, यूनिवेक क्या, बारी बारी से बात करें। ये हमारा क्या है? आपका एबेकस है।
ठीक है ना। अबेकस ने इस तरीके की डिवाइस बना के तैयार की जो कि एक कैलकुलेटिंग तरह से डिवाइस जो है वर्क करती थी। ENIAC की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ENIAC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। किसने इन्वेंट किया था? जे प्रेस्पर रिकर्ड एंड जॉन मैकॉर्थी ने। ठीक है, फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या होगा, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, वहीं अगर इसकी बात करें, यू आपका क्या है? यूनिवैक है। क्या है ये? यूनिवैक है। इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये पहला कंप्यूटर था, फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड एज कॉमर्शियल पर्पजेस। ठीक है, कॉमर्शियल पर्पजेस की तरह ये पहली बार इसको यूज किया गया था, इसको यूनिवैक को, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये आपका हो गया यूनिवैक। बिल्कुल ठीक है, आएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8 पर, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बताएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर क्या होगा? कह रहा विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिप्लाइंग टू एन ईमेल इज करेक्ट। रिलेटेड टू रिप्लाई टू एन ईमेल, जब आप किसी मेल को रिप्लाई करते हो तो उसके केस में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? द रिप्लाई BCC ऑप्शन यूज्ड टू रिप्लाई टू ऑल रेसिपिएंट्स on the BCC lines, it is not used to reply to the original sender। हमें क्या करना है कि हमें रिप्लाई के लिए इसको ढूंढना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। आगे देखते हैं, द फॉरवर्ड ऑप्शन इज यूज्ड फॉर रिप्लाइंग टू ओनली द ओरिजिनल सेंडर। देखो भाई, रिप्लाई करने के लिए हम पहली बार तो फॉरवर्ड ऑप्शन का यूज नहीं करते हैं। जब आपको सेम मेल किसी अन्य पर्सन को भेजनी होती है तब हम फॉरवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फिर कह रहा है द रिप्लाई ऑप्शन इज यूज्ड फॉर रिप्लाइंग टू ओनली द ओरिजिनल सेंडर। बिल्कुल ठीक है, जो जिस पर्सन ने मेल भेजी है सिर्फ आप उसी को रिप्लाई करना चाहते हो तो आप रिप्लाई ऑप्शन का यूज करोगे, ऑप्शन नंबर 3। रिप्लाई ऑल अगर करना चाहते हो तो यानी कि चाहे वो CC में हो चाहे BCC में हो, ठीक है, सभी लोगों को आप रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई सेंडर था उसने मान लो 2 में आपको भेजा, फिर CC भी लगा दिया, BCC में लगा दिया, अगर आप रिप्लाई ऑल यूज करते हो तो इन तीनों के पास चली जाएगी मेल। बात आई समझ में? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कंप्यूटर क्लियर फेल्ड इन मेन सब्जेक्ट। ठीक है, तो भाई सिर्फ कंप्यूटर से भी भला नहीं होने वाला है, ठीक, बाकी सब्जेक्ट को जब पास करोगे तभी कंप्यूटर पर आ पाओगे। ठीक है, हिंदी वाले यहां से समझ लेंगे। देखो भाई, BCC और CC में थोड़ा समझ लेते हैं। BCC और CC आपसे बार बार पूछ लिया जाता है। BCC की जब हम बात करते हैं, दैट वन इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC की बात करें तो ये होता है कार्बन कॉपी। क्या होती है? कॉपी। अब देखिए, जब कोई मेल भेजता है उसने 2 में किसी का मेल लिखा, फिर C में भी किसी का मेल लिखा और BCC में भी किसी को मेल लिखा। अब देखो बेसिक फर्क क्या होता है। सपोज दैट 2 में एक पर्सन था और B पर्सन था, C में C की मेल है, D की मेल है, BCC में E की मेल है और F की मेल है। तो जब आपने 2 को मेल भेजा है तो यानी कि A को भी मेल भेजा है और B को भी मेल भेजा है, और C में C को मेल, C और D को डाला है, E और F को डाला है BCC में। तो यानी कि जो A और B हैं उनको ये पता चल जाएगा कि बाकी मेल जो है वो और किस किस को भेजी गई है। मुझे बात ध्यान रखना, जिन लोगों को CC में डाला गया है, ठीक है ना, कार्बन कॉपी जिन लोगों को दी गई है, तो जो सेंडर, मेन सेंडर थे, रेसिपिएंट थे, उनको भी ये पता चल जाएगा कि मेल किसे किसे और भेजेगी। अगर
जिन लोगों को बीसी में बीसीसी में डाला गया है तो इन लोगों को नहीं पता चल जाएगा कि मेरे अलावा और किसको मेल भेजी गई है। बस यही सिर्फ बेसिक डिफरेंस होता है किसमें, बीसीसी में। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल रोल ऑफ रोम इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, रोम की जब हम बात करते हैं तो ये है आपका रीड ओनली मेमोरी। कह रहा है कि रीड ओनली मेमोरी के संदर्भ में इसका मतलब रोल बताना है, क्या रोल होता है। कह रहा है स्टोरिंग डेटा टेम्पोरली, टेम्पोररी की बात करते हैं तो अभी रैम होता है। ठीक है, रैम के लिए जो डेटा जो है वो टेम्पोरली स्टोर करता है। स्टोरिंग डेटा परमानेंटली फॉर बूट अप प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर जो भी रैम एस्टेब्लिश की जाती है यानी कि उसके अंदर जो भी बायोस डाला जाता है वो परमानेंट होता है। बात आ रही समझ में, तो वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है परमानेंट तरीके से, यानी कि 9th का ऑप्शन नंबर होगा 2। अगर मैं बात करें ये आपकी कैसी मेमोरी हो जाएगी, अगर मैं रैम की बात करूं ये आपकी टेम्पोररी मेमोरी हो जाएगी। ठीक है ना, वहीं रोम की बात करें तो ये परमानेंट में आ जाएगा। ठीक है, इसको बात करेंगे ये हो गया आपकी वोलेटाइल हो जाएगी। रोम की बात करेंगे ये आपकी नॉन वोलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, अब कमेंट में आप बताएंगे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में डिफरेंस क्या था। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। कह रहा डेजी व्हील प्रिंटर इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर। जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है वो कह रहा कि किस प्रकार का प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट, लेजर या फिर नन ऑफ दीज। जल्दी से बताएंगे सभी आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई, जब हम डेजी व्हील प्रिंटर की बात करते हैं तो डेजी व्हील प्रिंटर जो आता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। ठीक है ना, इसमें आता है इम्पैक्ट। कंप्यूटर प्रिंटर जो है वो बेसिकली 2 तरीके से होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट होता है। दूसरा नॉन इम्पैक्ट होता है, एक इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। पार्ट पूछ लिए जाते हैं, जरा इसको देख लेंगे। इस फिगर को आपने हमारे थ्रू कई बार देखा होगा। टाइप्स ऑफ प्रिंटर की बात करें, पहला आपका इम्पैक्ट, दूसरा आपका नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में भी 2 कैटेगरी होती है, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर में आपका आता है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। वहीं लाइन में आपका ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर आ जाते हैं। वहीं इन नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर्स जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं। बात आई समझ में। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो भी हमारा प्रिंट डिवाइस होती है, ठीक है, जो मेन प्रिंट डिवाइस होती है यानी कि जिसको हम बोलते हैं हैमर, ठीक है, इसका कांटेक्ट डायरेक्ट पेज के साथ होता है, इसलिए इसको बोला जाता है इम्पैक्ट। ठीक है, यानी कि हैमर का हेड का जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है पेपर के साथ, इस वजह से ये इम्पैक्ट कैटेगरी में आता है। और नॉन इम्पैक्ट में मतलब कि यानी कि इसमें ऐसी हेड या हैमर जैसी कोई चीज नहीं होती है, यानी कि ये जो है वो विदाउट इस चीजों को यूज करते हुए प्रिंट करता है, यानी कि इंकजेट को ये स्प्रेड करता है लेजर टेक्नोलॉजी से, थर्मल प्रिंटर्स, यानी कि इसमें ऐसी कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है प्रिंटिंग मटेरियल का पेपर के साथ। दैट वन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है बात, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेटा इनकैप्सुलेशन इन वैन। WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क में डेटा इनकैप्सुलेशन के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा। असॉल्टर कह रहे हैं ये तो सेकंड क्लास में था, बिल्कुल ठीक है, सेकंड क्लास से आज तक आपके साथ बना हुआ है। बताओ भाई 11 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सामान्यतः वैन में डेटा इनकैप्सुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है। देखो भाई TCP/IP जो है बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। वाईफाई जो है वो एक ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू आप किसी भी डिवाइस को अपने फोन के साथ नेटवर्क का एक्सेस ले सकते हो। ईथरनेट एक तरीके का पोर्ट है, ठीक है, जिसको में लैन केबल को आप कनेक्ट कर पाओगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 दैट वन इज हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर डेटा इनकैप्सुलेशन इन वैन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। TCP/IP का फुल फॉर्म बताएंगे जल्दी कमेंट में, फुल फॉर्म बताओ भाई इसकी।
TCP/IP की फुल फॉर्म। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज और इसमें पूछ ली जाती है, जो वाईफाई होता है, ठीक है, वाईफाई जो है वो किस तरीके की वेव्स को यूज करता है। ठीक है, कौन सी वेव्स में ऑप्शन में दे रहा हूं, पहला और दूसरा, इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स। ठीक है, जल्दी से बताओ कौन सी ये यूज करता है। वाईफाई में किस तरीके की वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हो गया आपका TCP/IP। ठीक है, वाईफाई में जो वेव्स यूज की जाती हैं दैट वन इज रेडियो वेव्स। ठीक है, कौन सी यूज की जाती है, रेडियो वेव्स। इंफ्रारेड वेव को नहीं इस्तेमाल किया जाता, रेडियो वेव इस्तेमाल होती हैं। अब वाईफाई का भी फुल फॉर्म बता दो, क्या होता है भाई, वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज यूटिलिटी स्कैन्स द एंटायर हार्ड ड्राइव and erase or delete any unnecessary files such as temporary files from the internet and cookies download while visiting web pages। जो आपके सिस्टम के लिए अननेसेसरी फाइल्स होती हैं उनको स्कैन करके एक साथ इकट्ठा करके सभी को डिलीट करने का काम करता है, जिसके आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके, यानी कि उसको क्या कहेंगे। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। कह रहा डिस्क डीफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, बैकअप एंड रिस्टोर विजार्ड, ऑल ऑफ द। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भाई डिस्क क्लीनअप। क्या आंसर होगा, डिस्क क्लीनअप। अब डिस्क क्लीनअप हो चाहे डिस्क डीफ्रेगमेंटर हो, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की फंक्शनैलिटी को इंप्रूव करते हैं, सिस्टम की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करते हैं, उसको सुधारने का काम करते हैं, जिससे कि कंप्यूटर जो है प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके, हैंग ना करे, प्रोसेस उसकी तेज हो, तो इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। डिस्क क्लीनअप हो गया। डिस्क डीफ्रेगमेंटर मैंने आपको बताया था कि जब भी कई सारी फाइल कई सारे समय तक काफी टाइम तक आप क्या करते रहते हो, कुछ फाइल्स आप डिलीट करते हो, कुछ बनी रहने देते हो, फिर उसने नए मेमोरी ने नया एड्रेस लोकेट कर लिया, आपने फिर से डिलीट कर दिया, तो ये क्या होता है, यहाँ पर एड्रेस जो है मेमोरी का एलोकेट होता रहता है, तो आप फिर डिलीट करते हो तो वो स्पेस जो है वहीं पर एज इट इज बना रहता है। जब आप डीफ्रेगमेंट कर देते हो तो पूरा का पूरा जो एम्प्टी स्पेस जो होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि प्रोसेसिंग में आपको मदद मिलती है, यानी कि सिस्टम जो है वो फास्ट प्रोसेस कर पाता है। तो आंसर हो गया क्वेश्चन 12 का बी, और डिस्क डीफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, ये दोनों के दोनों किस में आते हैं, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल अरेंज करता है डीफ्रेगमेंटर, यानी कि जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको एक साथ कर देता है, और जो भी जिस एड्रेस में आपके फाइल स्टोर होती हैं, जो फाइल के लिए मेमोरी एलोकेट की गई है आपकी सेकेंडरी मेमोरी में, तो वहां पर आपको एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। इससे कि आपकी जब आप कोई भी फाइल के लिए जब आप सर्च करते हो तो उसको ज्यादा समय ना लगे, इस वजह से हमें समय समय पर डिस्क डीफ्रेगमेंटर का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, कीवर्ड शॉर्टकट टू सेव एज डॉक्यूमेंट इन MS Word 2019। सेव एज के लिए क्या करते हैं, सबसे पहली बात क्या करते हैं, यूज F12 यूज करते हैं सेव एज के लिए। वहीं अगर हम बात करें सेव की, तो सेव होता है आपका Ctrl+S से, और सेव होता है आपका Shift+F12 से भी होता है सेव। ठीक है ना। वहीं F5 की बात करें, F5 जो है वो किसके लिए यूज होता है MS Word में, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए। ठीक है। F7 जो है वो आपका स्पेल चेक के लिए यूज होता है, स्पेलिंग चेक के लिए यूज होता है। F4 जो होता है वो टू रिपीट लास्ट एक्शन, जो भी आपने लास्ट एक्शन किया होगा उसको रिपीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, F4 का यूज करते हैं। ठीक है। F5 जो है फाइंड एंड रिप्लेस, F7 जो है स्पेल चेक के लिए, F12 जो है वो सेव एज डॉक्यूमेंट को
डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, ठीक है, इसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14, विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज यूज्ड टू गेट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प। जहां भी हेल्प की बात हो आंख बंद करके क्या लगा देना है, F1 लगा देना है। क्या, F1। हेल्प जो होती है वो किसी भी किसका यूज करता है, F1 का इस्तेमाल करके हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना बिल्कुल, शिफ्ट प्लस F7 के साथ, ये F7 जो है वो स्पेलिंग के लिए होता है, और शिफ्ट के साथ अगर आप F7 प्रेस कर रहे हो, ठीक है ना, ये थेसॉरस टूल के लिए होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज कॉमनली यूज्ड टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर इन विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी फोल्डर को आपने सेलेक्ट किया, उसको रीनेम करना है, तो रीनेम करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ फोल्डर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको प्रेस करना पड़ेगा F2, यानी कि F2 बटन फंक्शन कीज में। कंट्रोल R की बात करें तो ये एक तरीके से रिफ्रेश या फिर रीलोड का काम करता है। कंट्रोल प्लस F5 जो है वो हार्ड रिफ्रेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्ट प्लस एंटर जो है वो क्या करता है, सेलेक्टेड फोल्डर की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। अगर आपने किसी फोल्डर को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके अगर आल्ट प्लस एंटर दबाते हो तो आपको प्रॉपर्टी यानी कि उस फोल्डर की प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो, किससे, ऑल्ट प्लस एंटर से। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट मे वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। दो नेटवर्क को जोड़ना है और नेटवर्किंग मॉडल जो है वो डिफरेंट है, बस इतना ही आपको पकड़ना है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। हार्ड रिफ्रेश का मतलब होता है जैसे एक, अब वर्ड से ही उसको क्लियर किया गया है, यानी कि रिफ्रेश जो है वो बहुत तेजी से हो और एकदम से हो, दोनों ही बातें सेम हो गई हो, दैट वन इज हार्ड रिफ्रेश जो है वो उसी को कंसीडर किया जाता है। आयुषी अग्रवाल, हार्ड रिफ्रेश देखो, जैसे सपोज करते हैं, जैसे आप दौड़े, आप चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, और आप रन कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो इसमें प्रोसेस आपकी धीमी थी और रन में आपको इस डिस्टेंस को कवर करने की प्रोसेस तेज थी। रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश होता तो है, हो सकता है धीरे होता है। कंट्रोल के साथ अगर आपने F5 को प्रेस किया तो यानी कि तेजी के साथ रिफ्रेश होता है, दैट वन इज हार्ड रिफ्रेश। ठीक है, और कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। देखो सभी ने बताया, आयुषी, प्रिया, संदीप, सोनी शर्मा, भाई राउटर क्यों बता रही हो, है ना, राउटर किसने बताया। ठीक है, BAS कॉपीराइट, ठीक है, अनुष्का गेटवे प्रोटोकॉल कन्वर्टर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब। जब भी कभी दो नेटवर्क को अगर आपको कनेक्ट करना है और उनके नेटवर्किंग मॉडल अलग अलग हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखो हब की अगर हम बात करते हैं, मल्टीपल लैन को जब आपको जोड़ना हो, यानी कि मल्टीपल डिवाइसेस को जोड़ना होता है जो सेम लैन में काम कर रही होती है, हम लोग हब का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर कई सारी चीजों को मैंने फिर से आपके लिए दिखाया है। ठीक है, इसको एक बार कंफर्म कर लेना। हब इज बेसिकली अ मल्टीपोर्ट रिपीटर की तरह काम करता है, मल्टीपल वॉइस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है, हब्स कैन नॉट फिल्टर डेटा, ये सारी चीजें वो मैंने आपको दी है, PDF में आपको मिल जाएंगी, पढ़ लेना है आपको। ठीक है, हब जो है वो इसी तरीके से काम करता है। गेटवे की बात करें, मैंने आपको बताया दो डिफरेंट नेटवर्क होते हैं, एक अलग नेटवर्क, ये अलग नेटवर्क। ठीक है, इन दोनों को जब जोड़ना हो तो किसका इस्तेमाल, गेटवे का। ठीक है, वहीं स्विच की अगर हम बात करते हैं, स्विच क्या है, अ नेटवर्क स्विच फॉरवर्ड डेटा टू इट्स प्रॉपर डेस्टिनेशन, एग्जामिन मैक एड्रेस टू द डिटरमिन द इंटेंडेड डिवाइस। बात आई, जब भी मैक एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सारे कंप्यूटर्स को जब अटैच किया गया हो, स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है इसका स्विच के लिए, ध्यान दीजिएगा। वहीं राउटर जो है
ये भी आपको नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आईपी एड्रेस के साथ इसको यूज करते हैं और अपने डेस्टिनेशन को शॉर्टेस्ट पाथ का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को सेंड करने का काम करता है कौन? राउटर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, एक बार पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। कह रहा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सीपीयू फॉलोइंग द कमेंसमेंट ऑफ अ डीएमए ट्रांसफर। सबसे पहले बात करते हैं डीएमए ट्रांसफर की बात करते हैं। डीएमए ट्रांसफर क्या होता है जरा देखो। डीएमए ट्रांसफर क्या होता है जल्दी से बताएंगे भाई सभी। ठीक है, देखो भाई डीएमए की जब हम बात करते हैं तो होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। जब भी कभी सीपीयू डीएमए का इस्तेमाल करता है यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब क्या करता है, ये इट इज फ्री टू परफॉर्म अदर टास्क्स। ठीक है, वाइल द ट्रांसफर इज हैंडल्ड बाय द डीएमए कंट्रोलर। यानी कि जब भी कोई फाइल डीएमए कंट्रोलर के थ्रू ट्रांसफर हो रही होती है यानी कि एक्सेस की जा रही होती है तो सीपीयू जो है फ्री हो जाता है, तो वो अदर टास्क में अपना जो है वो योगदान देता है जब डीएमए यूज हो रहा होता है तब। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहला ही। जब डीएमए यूज होता है तो ट्रांसफर के दौरान जो है सीपीयू दूसरे टास्क में लग जाता है, उसको छोड़ देता है, यानी कि उसको कौन कंट्रोल कर लेता है? डीएमए कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, इट एक्टिवली मैनेज ईच बाय ट्रांसफर नहीं, इट हैंडल्स द एंटायर डेटा ट्रांसफर बिल्कुल नहीं, इट मस्ट रिमेन द आइडल एंटिल द डीएमए ट्रांसफर इज कंप्लीट। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा बिल्कुल सही। डीएमए ट्रांसफर जब भी एक्टिव होता है यानी कि किसी भी डेटा को जब ट्रांसफर किया जाता है डीएमए कंट्रोलर के द्वारा तो सीपीयू जो है वो उस टास्क से फ्री हो जाता है, दूसरे टास्क में लग जाता है ताकि एक समय पर अगर मल्टी प्रोसेसिंग कराई जा रही है तो उसको तेजी से कराया जा सके, है ना। 17 का आंसर होगा ए नंबर। 18 का आंसर जवाब देंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैश मेमोरी इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी हायरार्की। कैश मेमोरी का फंक्शन क्या है? कई बार आपने पढ़ा है और इसको फिर से पढ़ना है कि कैसे मेमोरी का फंक्शन क्या होता है भाई। बताओ भाई इसका फंक्शन क्या? पहला देखिए, टू मैनेज द एलोकेशन ऑफ मेमोरी रिसोर्सेज टू डिफरेंट प्रोग्राम, बिल्कुल गलत। टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा फॉर फास्टर एक्सेस बाय द सीपीयू, बिल्कुल आंख बंद करके इसी को लगा दो। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका सही जवाब है। कैसे मेमोरी क्या करता है, जो भी तुरंत समय पर जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही फास्टर एक्सेस कराने के लिए ये क्या करता है, ये फ्रीक्वेंट डेटा को अपने अंदर स्टोर कर देता है। अब देखो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। सपोज दैट आप कोई एक काम कर रहे हो, आपने वो काम पहली बार किया यानी कि वो इंस्ट्रक्शन पहली बार सिस्टम को दिए, अब वही सेम काम 2 मिनट बाद फिर कर रहे हो, तो जो आपने पहले इंस्ट्रक्शन दिए थे वो कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं ताकि सेम टाइप के इंस्ट्रक्शन जब मिले तो उसको शुरू से काम ना करना पड़े, वहीं से उसको तुरंत उठा ले। इसलिए कैशे मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये फास्टर बनाती है किसी भी सीपीयू को, यानी कि किसी भी मेमोरी यूनिट को काफी फास्ट बनाती है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। इन सिमेट्रिक इनक्रिप्शन हाउ मेनी कीज आर यूज्ड टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा। देखिए भाई पहले जब हम बात कर लेते हैं इनक्रिप्शन की, अब देखो इनक्रिप्शन क्या है और डिक्रिप्शन क्या है मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब कोई भी डेटा सपोज दैट अभी ये प्रॉपर तरीके से कोई डेटा लिखा हुआ है, अब इसको इनक्रिप्ट करना है, यानी कि जब आप इसको इनक्रिप्ट कर दोगे तो इनक्रिप्ट में क्या होगा, ये कोई अलग भाषा में लिख जाएगा, ए डी नंबर ये कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, कोई कोड जैसा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इनक्रिप्शन। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ताकि आपके जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है तो इस रास्ते में आपके डेटा को कोई चुरा ना ले। तो डेटा जब भी यहां से भेजा जाएगा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या कहीं भी जो भी इंक्रिप्शन जहां पर लगा होता है तो वो इसी तरीके से वर्क करता है। अब जब भी कोई भी मैसेज इसके पास जाके अब वापस किसी दूसरे के पास जाता है तो ये फिर इस कोड को वापस ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखता है, तो इसको बोलते हैं डिक्रिप्शन। क्या बोला जाता है, डिक्रिप्शन बोला जाता है। अब देखिए भाई इनक्रिप्शन की जब हम बात करते हैं तो इनक्रिप्शन 2 तरीके का होता है। इनक्रिप्शन जो है वो 2 तरीके का होता है, जरा ध्यान से इसको देख लेंगे। एक होता है आपका सिमेट्रिक
और दूसरा होता है असिमेट्रिक। ऐसा होता है, एक होता है सिमेट्रिक और दूसरा होता है असिमेट्रिक। अब दोनों में अंतर क्या है? जब हम दोनों में अंतर की बात करते हैं तो देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, बेसिकली एक की का इस्तेमाल किया जाता है। सिमेट्रिक में, इसको मैं इरेज कर दूं, ये तो समझ गए होगे ना सभी लोग। जो मेन पार्ट वो है वो आपको यहां पर लिखना है। जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक में क्या होता है, ठीक है ना, ये यूज करता है, यूजेस द सेम की फॉर बोथ encryption and decryption, for both ठीक है ना। जब सिमेट्रिक इनक्रिप्शन होता है तो ये दोनों इस एक ही की को यूज करता है। तो यानी कि याद रखिएगा सिमेट्रिक में कितनी की होती है, नंबर ऑफ कीज 1 की होती है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। वहीं एसिमेट्रिक की अगर हम बात करते हैं, ये यूज करता है, इसमें कितनी की होती है, 2 की होती हैं, 2 कीज, ठीक है। ये क्या करता है, यूजेज अ पेयर ऑफ कीज, 2 पेयर, एक पेयर यूज करता है। एक होती है आपकी पब्लिक की, ठीक है ना, एक होती है पब्लिक की, वो किसके लिए होती है, इनक्रिप्शन के लिए होती है, ठीक है। एक होती है आपकी अब प्राइवेट की, ये यूज होती है डिक्रिप्शन में। बात आगे समझ, इससे ज्यादा डीप आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। इनक्रिप्शन या फिर डिक्रिप्शन वो जो है वो 2 तरीके से होता है, ठीक है। एक सिमेट्रिक, दूसरा एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में एक की इस्तेमाल होती है, एसिमेट्रिक में नंबर ऑफ कीज 2 होती है, यानी कि पेयर ऑफ की होती है, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट, पब्लिक इनक्रिप्शन के लिए, प्राइवेट डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है। इतना याद रखिएगा, यहां से बनने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। आई बात समझ में भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जवाब देंगे सभी, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ भाई सभी लोग। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट वाइल ड्रैगिंग एन आइटम। सपोज दैट यहां पर कोई भी एक आइटम है, कोई भी फोल्डर है, ठीक है ना, आपने कंट्रोल भी प्रेस किया, आपने उसके साथ शिफ्ट भी प्रेस की, और ये प्रेस करने के बाद माउस की लेफ्ट की से इसको ड्रैग किया, तो जब वो यहां पर बनेगा तो इस फोल्डर का क्या बन जाएगा, इस फोल्डर का बन जाएगा शॉर्टकट। क्या बन जाएगा, शॉर्टकट बन जाएगा, क्या याद रखिएगा। क्रिएट अ शॉर्टकट ऑफ सेलेक्टेड आइटम, ऑप्शन नंबर डी। डिलीट द सेलेक्टेड आइटम परमानेंटली बाय शिफ्ट के साथ डिलीट यूज करोगे, ठीक है। जब भी आप जानते हो, जब भी किसी भी फाइल को आप डिलीट करते हो वो पहले कहां पहुंचती है, रिसाइकल बिन में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते कि किसी भी फाइल को डिलीट तो करिए लेकिन वो रिसाइकल बिन में ना जाए, परमानेंटली डिलीट होना चाहिए, तो शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल कर लेंगे। कॉपी करने के लिए भाई कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल करेंगे। रीनेम के लिए आप जानते हो F2 का इस्तेमाल किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। कह रहा है इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 तो हो गया, 21, हाँ। विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय अमेजॉन। अमेजॉन के थ्रू इनमें से कौन सा बिजनेस मॉडल जो है वो एप्लीकेबल होता है, जल्दी से बताओ भाई। अमेजॉन एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है, ठीक है। और वो अपने बिजनेस को कहां तक पहुंचा रही है, सभी कंज्यूमर्स के पास, ठीक है। तो ये कैसा बिजनेस हो गया, B2C हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। B2B बोले तो बिजनेस टू बिजनेस। सपोज दैट कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई पार्ट बना रही है, अब वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो हम
आम पर्सन तो खरीदने जाएंगे नहीं, ठीक है। उन पार्ट को कौन खरीदेगा? जो कंपनी उन पार्ट्स को कलेक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रही हो, फिर वो प्रोडक्ट बिकेगा। तो यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट थे वो बिके किसको? एक दूसरे बिजनेस करने वाले को। जब दो बिजनेसमैन आपस में शेयरिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की लेन देन की, दैट वन इज B2B। C2C यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। सपोज दैट एक फार्मर है, फार्मर अपने खेत की फसल को क्या कर रहा है, वो भी खुद भी एक कंज्यूमर है और दूसरे कंज्यूमर को दे रहा है, तो क्या हो गया? C2C हो गया, कंज्यूमर हो गया, जितने भी फार्मर मटेरियल है। कंज्यूमर टू बिजनेस की अगर हम बात करें, कंज्यूमर टू बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा फूड ब्लॉगर है, एक कोई फूड ब्लॉगर है, ठीक है, ये खुद अपने में क्या है? एक कंज्यूमर है, लेकिन इसने पर्टिकुलर फूड का क्या कर दिया? प्रचार किया। बात समझते जाना, उसने इस फूड का प्रचार किया, इस फूड के प्रचार से इसका क्या हुआ? जो यहां पर पर्सन जो उस फूड को बना रहा था उसका बिजनेस हो गया, वो यानी कि उसने उससे अर्न किया, दैट वन इज कंज्यूमर टू बिजनेस यानी कि C2B। तो इसलिए इसका आंसर जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये सारी सारी कैसी हैं? B2C कंपनियां हैं। हाँ बिल्कुल अंकिता पात्रा, ये वीडियो रहेगा यूट्यूब में, डिलीट नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइसेस आर कंसिडर्ड एज ओनली इनपुट डिवाइसेस? देखो पहले समझ लो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस वो सभी डिवाइसेस होती हैं जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर की जो मेन फंक्शनैलिटी है उससे अलग हटके कहीं ना कहीं उसकी जो और अदर फंक्शन जो है वो आसानी से कर पाए, तो वो हो जाती हैं आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस एज ओनली इनपुट डिवाइस। देखो माइक्रोफोन भी आपकी इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है, ठीक है ना। जॉयस्टिक भी आपका इनपुट की तरह काम करता है। स्कैनर भी आपका इनपुट लेता है किसी भी पेपर का, ठीक है ना। ट्रैक वॉल भी आपका इनपुट की तरह काम करता है, लेकिन प्रोजेक्टर जो है वो आउटपुट की तरह काम करता है तो ये भी पेरिफेरल डिवाइस, लेकिन ये आउटपुट की। तो यानी कि ACDE ऑप्शन नंबर 1 जो है उसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 23, विच ब्राउजर एक्सटेंशन कुड बी यूज टू डाउनलोड एन एंटायर वेब पेज फॉर ऑफलाइन यूज? कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा तमाम सारे एक्सटेंशंस होते हैं जिनको आप यूज करते हैं पर्टिकुलर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये कौन सा पूछ रहा है? कह रहा अगर आप किसी वेब पेज को ऑफलाइन देखना चाहते हो, नेट ना हो तब भी, तो आपके लिए एक एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। उस एक्सटेंशन का नाम है वेब स्क्रैप बुक, ऑप्शन नंबर 3। वहीं ग्रामरली की बात करें, ठीक है, ये आपके ग्रामर को चेक करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। एड ब्लॉक करने के लिए ये एड को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। जैसा कि आप ब्रेव सॉफ्टवेयर में ये इनबिल्ड आता है। वेब ब्राउजर, जो ब्रेव आपका वेब ब्राउजर है, ठीक है ना, ब्रेव वेब ब्राउजर जो आता है, ब्रेव ब्राउजर, ठीक है ना। एवरनोट जो है वो क्या काम करता है? ये अलाउ करता है यूजर को, ठीक है ना, अलाउ यूजर टू सेव वेब कंटेंट टू देयर एवरनोट अकाउंट, ठीक है। जो एवरनोट अकाउंट होता है तो जो भी वेब कंटेंट है उसको अगर आपको सेव करना है तो एवरनोट का इस्तेमाल करोगे। फिलहाल 23 का जो ऑप्शन होगा क्या होगा? 3 नंबर, यानी कि 23 का तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज फिशिंग? साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, फिशिंग क्या है? जल्दी से बताएंगे सभी। मैंने बता रखा था आपको क्वेश्चन नंबर 24 आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई। कह रहा टाइप ऑफ कंप्यूटर वॉर्म दैट स्प्रेड थ्रू ईमेल अटैचमेंट। बिल्कुल नहीं, फिशिंग ऐसी प्रोसेस नहीं होती है। कह रहा एन अटैक दैट फ्लड्स अ नेटवर्क विद एक्सेसिव ट्रैफिक टू डिस्टर्ब इट्स ऑपरेशन। बिल्कुल ये भी नहीं होता है, ठीक है। A social engineering attack that tricks users into revealing sensitive information। बिल्कुल आपके आईडी, पासवर्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स अगर कोई चुरा ले रहा है चुपके से, दैट वन इज फिशिंग। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब होगा। क्लियर है? 25 पे आ जाएंगे। व्हाट डज द शिफ्ट प्लस इंसर्ट की शॉर्टकट डू? अगर आप शिफ्ट के साथ
इंसर्ट की प्रेस करते हो, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का जो भी आंसर देगा वो बाकी में लगता है कि उसने चीजों को पढ़ा है। जल्दी से बताएंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल किसने जवाब दिया है? अनुष्का सिंह ने। अनुष्का सिंह 25 पेस्ट बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपसे पेस्ट के लिए Ctrl+B ही पूछेगा, ठीक है ना। Shift+Insert से भी आप क्या कर सकते हो? पेस्ट कर सकते हो। अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो यही बताना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक महानुभाव डी भी बता रहे हैं। ठीक है, मिलिए भाई इनसे। ठीक है इनसे जरा मिलिए। तो डी नहीं है भाई, डी कैसे हो जाएगा? फाइंड करने के लिए क्या होता है? Ctrl+F होता है भाईजान। ठीक है, सेव के लिए आप जानते हो Ctrl+S बोलो, कट के लिए Ctrl+X बोलो, या फिर ठीक है शिफ्ट के साथ इंसर्ट की करोगे तो क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे सभी। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज माउस पोर्ट? कह रहा है इनमें से कौन सा एक माउस पोर्ट है? सभी जानते हैं भाई PS2 जो है वो क्या है? एक माउस पोर्ट है। देख लेते हैं जरा। PS2 की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें दोनों कैरेक्टर होते हैं, एक माउस का होता है, ठीक है ना, एक माउस का होता है और दूसरा किसका होता है? कीबोर्ड का। जो आपका पर्पल वाला होता है ये आपका कीबोर्ड के लिए होता है, और जो ग्रीन वाला होता है वो आपका माउस के लिए होता है। नंबर ऑफ पिन की अगर बात करें, पिन भी पूछ लिया जाता है तो 6 पिन होती हैं। नंबर ऑफ पिन्स कितनी होती हैं? 6 पिन्स होती हैं। वहीं बीजीए पोर्ट की बात करें, ठीक है ना, कि बीजीए पोर्ट जो है वो आपका वीडियो कार्ड या फिर हाई डेफिनेशन टीवी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पिन की अगर बात करें तो 15 पिन्स होती हैं भाई। नंबर ऑफ पिन की बात करें तो कितनी होती हैं? 15 पिन्स होती हैं। कितनी पिन? 15 पिन्स होती हैं। ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाता है। बीजीए पोर्ट बोले तो विजुअल ग्राफिक एरे। HDMI पोर्ट की अगर बात करें तो नंबर ऑफ पिन्स कितनी होती है? 19 पिन होती है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस के लिए इसको यूज किया जाता है, 19 पिन्स होती हैं। फायर वायर जो है वो सपोज जो भी आपके कैमराज वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जो कैम कॉर्डर्स होते हैं, उन वीडियो इक्विपमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर 4 पिन फायर वायर है तो 400 कनेक्टर, 6 पिन में फायर वायर 400 कनेक्टर, 9 पिन का भी एक कनेक्टर होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, जल्दी से इसका आंसर देंगे। विच आर द ऑप्शन इन प्रिंट डायलॉग बॉक्स अलाउ यू टू सेव अ वेब पेज एज अ डिजिटल फाइल इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग? अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हो, पर्टिकुलर पेज को प्रिंट करना है, प्रिंटर आपके पास नहीं है, उस पेज को आपको सेव करके रखना है, ठीक है ना, तो किस ऑप्शन पर जाओगे? सिलेक्ट प्रिंटर बिल्कुल नहीं, प्रिंट प्रीव्यू बिल्कुल नहीं, सेव एज पीडीएफ पे जाओगे। ठीक, किस पे जाओगे? सेव एज पीडीएफ पे जाओगे, आपका सेव हो जाएगा। सपोज दैट अगर आपने उसको प्रिंट किया वेब पेज को अगर आपने प्रिंट किया, देखो जो प्रिंटर आपके साथ कनेक्ट होगा तो वो आ जाएगा, या फिर सेव एज पीडीएफ पे करोगे तो आपकी जो है पीडीएफ जो है वो क्या होगी? उस वेब पेज की सेव हो जाएगी। ठीक है, आसान सा जवाब था। प्रिंट प्रीव्यू के लिए जल्दी से बताओ शॉर्टकट क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट क्या होता है? याद रखिएगा, क्या होता है? Ctrl+F2 होता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन यू राइट क्लिक एंड सेलेक्ट द फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन इन MS Excel 2010 विद द फॉलोइंग टैब इज नॉट विजिबल? जब आप किसी भी सेल पर क्लिक करके, ठीक है ना, राइट क्लिक करते हो और आपका फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन खुलता है, तो कह रहा है उनमें से, तो कह रहा है कि उनमें से कौन सा आंसर नहीं होगा? ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर विजिबल नहीं होगा? जब भी हम फॉर्मेट सेल्स की बात करें, देखिए भाई, फॉन्ट भी आपको मिलेगा, बॉर्डर भी मिलेगा, अलाइनमेंट भी मिलेगा, लेकिन शीट ऑप्शन जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, दैट वन इज शीट। ठीक है,
तो देखो जरा, अगर मैं किसी सेल को सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करूंगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, अलाइनमेंट मिलेगा, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन, लेकिन सीट जैसा ऑप्शन जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो यानी कि जो आए वो भी देख लो, जो नहीं आया वो सीट आपको क्रॉस करके लगा देना है। बिल्कुल फोन बज रहा है आपका सर। हाँ भाई शांत कर दिया फोन को, ठीक है, परेशान नहीं हो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज क्यूआर इन क्यूआर कोड स्टैंड फॉर? क्यूआर जो कोड होता है, आप क्यूआर चिल्लाते रहते हो, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्यूआर का फुल फॉर्म जल्दी से बताइए भाई। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वांटम रीड क्विक रिस्पॉन्स, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। और ये पूछा गया था CHSL मेंस 2024 में, ठीक है। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स होता है। क्वेश्चन 30, दैट वन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कमांड्स ओनली वन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स? कह रहा है इन सभी कमांड्स के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो मैं आपको बता दूं, फाइंड, गो टू और रिप्लेस, ये सारी की सारी कमांड जो है वो आपको एक ही डायलॉग बॉक्स में मिल जाती है, यानी कि गो टू, रिप्लेस और फाइंड ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 जो है आपको मिल जाता है। देखो जरा, अब देखो फाइंड के लिए क्या होता है शॉर्टकट? Ctrl+F। जी के लिए क्या होता है? Ctrl+G, यानी कि गो टू के लिए। रिप्लेस के लिए क्या होता है? Ctrl+H होता है। और इस पूरे को ही एक साथ अगर खोलना हो तो क्या प्रेस करोगे? F5 प्रेस करोगे, यानी कि टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रेस F5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दूसरा, ठीक है। चलिए भाई, हमारा जो सेशन है यहाँ तक होता है एंड, और एक नया सेक्शन जो है हमारे एप्लीकेशन में जुड़ चुका है, परमार एसएससी एप्लीकेशन में, हेल्प चैट, ठीक है ना। हेल्प चैट जो है वो आपका जुड़ जाएगा जैसे आप अपने एप्लीकेशन को लॉगिन करोगे, ठीक है। लॉगिन हो गए आप, और उसमें आपको क्या करना है, ये देखो जो 3 डॉट जो आपको मिलती है इस पर क्लिक करेंगे, आपका ये वाला सेक्शन खुल जाएगा। आपको यहाँ पर ये दिख रहा है हेल्प चैट का ऑप्शन। हेल्प चैट का ऑप्शन मतलब जो भी आपका डाउट होगा आप यहाँ पर कमेंट करेंगे और यहाँ से आपको जवाब इसका दिया जाएगा। तो इस फीचर को भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो अगर किसी को कोई समस्या आती है तो वो यहाँ से अपना डाउट जो है वो पूछ सकता है। डाउट सॉल्वर जितने भी बैठे होते हैं उन सभी का काम यही है आपके डाउट्स को सॉल्व करना, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। मिलने से पहले जरा स्कोर बताओ सभी लोग, कहाँ जा रहे हो? इसको बिना बताए कहाँ जा रहे हो? जल्दी बताओ सभी लोग, कितना स्कोर रहा सबका? पहले मॉक टेस्ट में यानी कि 30 क्वेश्चंस में किसने कितना स्कोर किया? बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, जो लेवल रहता है एग्जाम का वही रहा। 28 हर्ष चौधरी। अब क्लास यूट्यूब पर रहेगा, प्राइवेट हो जाएगा भाई। यूट्यूब पर ही रहेगा, प्राइवेट नहीं होगा। कैसे लिखूं? लिख दूं क्या? लो, प्राइवेट नहीं होगा, ऑलवेज पब्लिक, ठीक है, हमेशा पब्लिक रहेगा। स्वप्निल 25, श्वेता 28, आईसीएससी फॉर यू 20, बढ़ाओ भाई संख्या। जीएस फाउंडेशन 25। सर लेवल थोड़ा हार्ड था आज। हार्ड नहीं था, ऐसे ही पेपर आएगा एसएससी एमटीएस, ठीक है। अपने नाम को आप चेंज करो, एसएससी एमटीएस की जगह एसएससी सीजीएल रखो, ठीक है ना। आप एमटीएस में हो इसलिए हार्ड लगा, ठीक है। एसएससी एमटीएस को इम्प्रूव करो एसएससी सीजीएल में, तो आपको पेपर ये आसान लगेगा, ठीक है ना। काउंट नहीं किए, कोई बात नहीं। सर परमार सर की टीम में कितने लोग हैं? क्या करोगे भाई जान के टीम में कितने लोग हैं? आपको आपके जरूरत की सारी चीजें मिल रही हैं ना, अपडेटेड चीजें, आपको नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, वो भी सारी चीजें आपको आने वाले समय में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपको मजा आएगा, आप मुंह से आवाज निकलेगी वाह, ठीक है। पढ़ना है तो कहाँ से? परमार एसएससी से, ठीक है। चलिए भाई, सर आपकी तबीयत कैसी? बिल्कुल सही है, हमारी भी तबीयत सही है, और आप भी सभी लोग अपना बिल्कुल ख्याल रखिएगा और जी जान से लगे रहिएगा एसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल तोड़ के आना है कंप्यूटर को, है ना।
परमार 3.0 में कंप्यूटर कोर्स क्यों नहीं? अरे भाई कहाँ देख रही हो, परमार 3.0 में कोर्स है तो एक्सेस पीसी बैच, नहीं देखा क्या आपने? ठीक है ना। चलिए भाई क्लास को करते हैं एंड, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, यानी कि जो है अभी में डेट तो क्लियर नहीं है, जैसा ही होगा आपको क्लास जो है वो क्रिएट कर दी जाएगी और टेलीग्राम पर आपको इन्फॉर्मेशन इसकी दी जाएगी। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।